भाई मुझे हो रही है धूप से दिक्कत और लोग टी शर्ट निकाल के खुला घूम रहे हैं। लड़कियां हैं उनके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, वो जो चाहे वो पहन सकते हैं। हालत उनकी अच्छी नहीं है, जो लोगों की सैलरीज है वो ऑलमोस्ट खत्म सी मान लीजिए आप। पहले मुझे लगा कि वो बंदी बैठी हुई है, बाद में देखा कि ये तो डमी है। I'm a photographer in weddings and stuff, so I've seen the way people party. That's लाइक क्रेजी ड्राइविंग और इन चीज़ों के मामले में भाई एकदम लोग कहीं से भी कुछ भी ड्राइव करते हैं। हेलमेट वेलमेट का कोई सीन नहीं है। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। एक और नई वीडियो, एक और नई सीरीज़, एक और नई कंट्री। तो भाई और बहनों, अभी हूँ मैं लेबनान के अंदर। तो जिन लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी उनको पता चल गया होगा कि भाई मैं डायरेक्टली अंडमान से दुबई आया, दुबई से डायरेक्ट फ़्लाइट लेके मैं पहुँच चुका हूँ बेरूत के अंदर, द कैपिटल ऑफ लेबनान। सामने जो आप ये देख रहे हो, दिस इज़ द फ्लैग ऑफ लेबनान। ये फ्लैग के अंदर एक पेड़ बना हुआ है, दो कलर हैं ऊपर, रेड वाइट एंड बीच में ग्रीन कलर का फ्लैग। सामने जो आप समंदर देख रहे हो दैट इज़ मेडिटेरियन सी, एंड सामने जो आप देख रहे हो ये एक टर्किश एंड लेबनी स्टाइल में मस्जिद, एंड उसके पीछे ये आप देख रहे हो एक चर्च। मस्जिद और चर्च एक साथ। तो भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपको लेबनान की लोकेशन समझाता हूँ और उसके बाद एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेंगे इस प्यारी सी कंट्री को। तो ये है लेबनान। लेबनान से आप नीचे जाओगे तो ये आपको दिख रही है इजराइल, और लेबनान के ईस्ट में और लेबनान के नॉर्थ में आपको दिखेगी सीरिया। तो लेबनान अपना दो कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वन इज़ इजराइल एंड अनदर इज़ सीरिया। और भाई जैसे कि आपने काफ़ी जगह सुना होगा, लेबनान और इजराइल के बीच में बिल्कुल भी अच्छी रिलेशन नहीं है। लेबनान और इजराइल के बीच में काफ़ी वॉर्स हुए हैं, 1948 से लेके 2006 तक 4 से 5 वॉर इन्होंने आपस में लड़ी हैं। और अभी भी जो रिसेंट क्लैशेस हुए थे बिटवीन ईरान एंड इजराइल, उस टाइम भी इनके बीच में टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही थी। और इवन लास्ट ईयर इजराइल है, उन्होंने लेबनान के ऊपर कुछ एयर स्ट्राइक्स की थी। तो भाई और बहनों, ये जो सामने आप समंदर देख रहे हो या सामने आप जो आप सी देख रहे हो, इस सी का नाम है मेडिटेरियन। और अगर आप पुराने टाइम में जाओगे और अगर आप लेबनान की हिस्ट्री में भी जाओगे और ख़ास करके यूरोप की हिस्ट्री में भी जाओगे तो इस समंदर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपनी हिस्ट्री में, पूरी मैनकाइंड के हिस्ट्री में, नॉट इन दी जस्ट हिस्ट्री ऑफ लेबनान एंड यूरोप। तो ये देखिए भाई, ये है कॉर्निश, यहाँ का कॉर्निश बोले तो वो एरिया जो एकदम समंदर के ऊपर है। जैसे अपने मुंबई के अंदर मरीन ड्राइव है ना, तो मरीन ड्राइव टाइप एरिया मान लीजिए आप इसे, जो यहाँ पे मेडिटेरियन के किनारे पर है। और अब एक जगह बैठ के थोड़ी बातें करते हैं अपने। हाँ, अब ढंग से शायद आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। कई बार पुराने वाले माइक के अंदर है ना पंगे हो जाते थे, और ख़ास करके जब मैं उधर अपने अंडमान में घूम रहा था तो एक दो वीडियो में तो यार और ही ज़्यादा पंगे हुए थे। स्पेशली जो नॉर्थ सेंटिनल वाली वीडियो बनाई थी ना मैंने, भाई इतने अच्छे शॉट लिए थे मैंने, और वो सारे के सारे बिना ऑडियो के। उसमें ऑडियो थी इसकी आईफोन की जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है ना, वो वाली। हाँ, तो अब जाते हैं भाई थोड़ी लेबनान की हिस्ट्री में। लेबनान की जो लोकेशन है ना भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप वाली है। ये देखिए भाई, ये है यूरोप, इधर है मिडल ईस्ट, और इधर है एशिया, और नीचे है अफ्रीका, और बीच में पड़ता है मेडिटेरियन, और मेडिटेरियन के बीचों बीच वेस्ट ईस्ट साइड में पड़ता है लेबनान। और लेबनान को फ्रेंच लोग लेवेंट बोलते थे इस एरिया को। लेवेंट का मतलब होता है ईस्ट, तो इस तरीके से लेबनान का नाम पड़ता है। और लेबनान के अंदर है ना भाई, दो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, एक क्रिश्चियन और दूसरे मुस्लिम्स। बिगेस्ट मेजॉरिटी है वो यहाँ पे है मुस्लिम्स की, जो है 53%। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी है वो भी यहाँ पे कम नहीं मिलेगी आपको। क्रिश्चियनिटी है अराउंड 45 से 47% के आसपास। तो ऑलमोस्ट दोनों ही रिलीजन यहाँ पे बराबर मिलेंगे आपको। लेकिन दोनों रिलीजन के बीच में कई बार आपको यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, लेकिन उतने बड़े लेवल पे नहीं। लेकिन लेबनान की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो काफ़ी टाइम से डगमगाती रही है। कभी यहाँ पे सिविल वॉर हुआ, कभी यहाँ पे अलग अलग जो रिलीजन एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। मुस्लिम्स में भी यहाँ पे शिया और सुन्नी की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट बराबर है, और इसी कारण से लेबनान की पॉलिटिक्स के अंदर आपको ईरान का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिलेगा। ईरान इज़ अ शिया कंट्री, तो यहाँ पे जो हिजबुल्लाह है दैट बिलोंग्स टू लेबनान, और उसको जो ईरान की गवर्नमेंट है वो खुला सपोर्ट करती है। और इसी कारण से रिसेंट टाइम के अंदर इजराइल एंड लेबनान के बीच में आपको जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब मिलेंगे। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो इजराइल एंड लेबनान के रिलेशन स्टार्टिंग से ही ख़राब है, बिल्कुल ख़राब है भाई। अब तक 1948 से लेकर 2006 के बीच में इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में 6 वॉर हो चुकी हैं, और
एक बार तो ऐसा टाइम आया था, इजराइल ने जो साउथ लेबनान है उसको पूरा कैप्चर कर लिया था, लेकिन बाद में कुछ टॉक्स के बाद इजराइल ने उस साउथ लेबनान के पार्ट को छोड़ दिया। इवन लास्ट ईयर आपने कुछ बॉम्बिंग्स के बारे में सुना था कि इजराइल ने यहाँ पर अराउंड 45 लोगों को मार दिया था विद पेजर बॉम्बिंग्स, यानी छोटे छोटे बॉम्ब लगा दिए थे फ़ोन के अंदर और वो एक साथ ब्लास्ट हुए थे। ये एक मेजर कारण बनता है बिटवीन द राइवलरी ऑफ और बिटवीन द फाइट इजराइल एंड लेबनान। लेबनान के अंदर इस टाइप में हेट है इजराइल को लेके। यू कैन नॉट टॉक अबाउट इजराइल, यू कैन नॉट टॉक अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इजराइल, इवन इजराइल के बारे में भी बात करना बैन है। अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर इजराइल का स्टैंप लग जाता है तो यू कैन नॉट एंटर लेबनान। इवन दो इस कंट्री के अंदर हाफ क्रिश्चियनिटी है, लेकिन जो मेजर डोमिनेंस है एंड जो मेजर इन्फ्लुएंस है अभी भी आपको इस्लाम का मिलेगा। मैं इसमें कोई बैड वे में नहीं बता रहा हूँ, जो कंट्री की रियलिटी है वो एक बता रहा हूँ। और अगर आप मिडल ईस्ट के अंदर या अरब वर्ल्ड के अंदर देखेंगे, इस कंट्री की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज़ अरेबिक, लेकिन यहाँ पे लोग इंग्लिश भी अच्छी खासी जानते हैं और यहाँ पे लोग फ्रेंच भी अच्छी खासी जानते हैं। तो कई बार आप लोग जब यहाँ पे आओगे तो कई बार आप लोगों को बोंजोर या फिर मेर्सी बोलते हुए सुनोगे, विच इज़ आर क्वाइट कॉमन इन फ्रेंच लैंग्वेज। मेर्सी इज़ थैंक यू एंड बोंजोर इज़ हेलो इन फ्रेंच। तो ये है भाई लेबनान की थोड़ी जो करंट हिस्ट्री। और 2020 के अंदर ड्यूरिंग कोविड टाइम लेबनान के अंदर एक बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, खास करके यहीं पे जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ, यहाँ से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर एक बहुत तगड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है। नॉट अ टेररिस्ट अटैक, नॉट अटैक विच इज स्पॉन्सर्ड बाय इजराइल और एनी कंट्री। यहाँ पर पोर्ट के ऊपर एक केमिकल था, उस केमिकल के अंदर आग लग जाती है, मतलब कि वो केमिकल इतनी ज़्यादा मात्रा में था, उस कारण इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ और उसकी जो शॉक वेव्स थी वो इतनी दूर तक गई कि लेबनान कंट्री को लगभग 6 से 7 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। और बिकॉज ऑफ कोविड उसके बाद बाय फिर वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो एक अलग नुकसान। और उसके बाद कंट्री के अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और उस चीज़ के कारण भाई कंट्री एकदम इकोनॉमिक स्लो डाउन में चली गई है। यहाँ की इकोनॉमिकल हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप आज से कंपेयर करोगे, अगर आप लेबनान की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाओगे तो आप देखोगे कि इनकी जो लेबनीज पाउंड है वो किस तरीके से गिरा है। अजीब सी सिचुएशन बन गई है लेबनान के अंदर। भाई मुझे हो रही है धूप से दिक्कत, और लोग यहाँ पे भाई इस तरीके से ऊपर टी शर्ट निकाल के खुला घूम रहे हैं। और भाई मेरे ना चेहरे पर धूप इतनी ज़्यादा चुभ रही है, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और नीचे आप ये देखिए, कुछ लोग यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे अपने फिशिंग कर रहे हैं, वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। अगर आप कल्चरली देखोगे एंड ओपननेस के मामले में देखोगे तो सच में भाई अरब वर्ल्ड के अंदर लेबनान इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओपन कंट्री। यहाँ पर आपको वीमेन की क्लोथिंग के अंदर कोई भी वो नहीं दिखेगा कि लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। वीमेन आर फ्री टू वियर एनीथिंग। यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है, वो जो चाहे वो पहन सकते हैं। एंड इट्स अ काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ अरब वर्ल्ड, मिडल ईस्ट एंड यूरोप। और आई थिंक इसका एक मेन रीज़न होगा कि यहाँ पे दोनों ही पॉपुलेशन अच्छी खासी हैं, कि क्रिश्चियनिटी भी है एंड यहाँ पे इस्लाम की पॉपुलेशन भी है। तो आपको दोनों का एक जो कॉकटेल है ना वो अच्छी खासी मिल जाएगी। और एक टाइम में भाई लेबनान को है ना पेरिस ऑफ द ईस्ट बोला जाता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से जो हरकतें हुई हैं यहाँ पे कंट्री के अंदर, फिर चाहे पॉलिटिकल ले लीजिए या फिर इकोनॉमिकल ले लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा टेंस माहौल मिलेगा। एक चीज़ और मुझे जो समझ नहीं आती लेबनान के बारे में, ये थोड़ी वियर्ड भी है, आप लोग बताना यार, आप जो खास करके इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर जिनको इकोनॉमी की थोड़ी बहुत समझ हो। कंट्री के अंदर अभी स्लो डाउन चल रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। मतलब कि हालत इनकी अच्छी नहीं है, जो लोगों की सैलरीज़ है, लोगों की सेविंग्स हैं, वो ऑलमोस्ट ख़त्म सी मान लीजिए आप। क्योंकि जब कंट्री के अंदर वो फाइनेंशियल क्रंच आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो यहाँ की जो करेंसी है लेबनीज पाउंड, इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा गिर गई थी। वैसे इकोनॉमिक हालत ख़राब है, लेकिन जो महंगाई है ना इस देश के अंदर, वो मुझे समझ नहीं आ रही। यहाँ के लोगों की जो सैलरी आप देखोगे ना, वो यहाँ की कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। मैं अभी जापान से आ रहा हूँ, जापान कंपैरेटिवली मुझे लेबनान से सस्ता लग रहा है। देखो जापान का महंगा होना मैं समझता हूँ कि भाई वहाँ पे इकोनॉमिक्स के अंदर स्टेबिलिटी है, इवन दो उनकी अलग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इकोनॉमी वहाँ पे एकदम स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई साहब मस्त अपने बढ़िया तरीके से दौड़ रहे हैं। हाँ, तो मैं जापान की बात कर रहा था। तो जापान के अंदर यार आपको समझ में भी आता है कि कंट्री महंगी क्यों है, कि भाई लोगों की वेजेस ज़्यादा हैं, लोगों की सैलरी ज़्यादा है और कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी है। तो जब सारी चीज़ अच्छी चल रही होती है और लोगों के पास पैसा ठीक ठाक आने लग जाता है तो देश महंगे हो जाते हैं, विच इज़ क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। लेकिन लेबनान के अंदर भाई मुझे समझ नहीं आता, यहाँ पे एक बर्गर आप खाने जाओगे तो $10 लग रहे हैं। ये वाली चीज़ें थोड़ी समझने में ना डिफ़िकल्टी आ जाती है कि ऐसा क्यों। तो बहुत वियर्ड सी सिचुएशन है यहाँ पे इकोनॉमिकल टर्म्स में, आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप रोड के ऊपर देखोगे आपको साफ़ सफाई नहीं दिखेगी। ये यूँ मान लीजिए यहाँ का सबसे अमीर वाला एरिया है, सबसे पोर्श एरिया, इसमें भी आपको ना थोड़ी सी गंदगी दिखना वो सब नॉर्मल सा है।
ये देखिए राइट साइड में जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था 2020 में, उस टाइम पर इन घरों को अच्छा खासा नुकसान हुआ था और इन घरों के अंदर अब कोई रहता नहीं है, टूट चुके हैं भाई। यहाँ पे आपको लग्जरी गाड़ियाँ अच्छी खासी दिख जाएंगी। मुझे 2 दिन हो चुके हैं इस कंट्री के अंदर आए हुए। परसों लैंड हुआ था मैं, कल तो पूरे दिन रेस्ट ही कर रहा था, मुझे कुछ करना नहीं था। मैं चलो थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं देश को कि भाई किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं यहाँ पर। लेकिन अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूँ इतनी कंट्रीज़ घूमने के बाद भी। नहीं, नॉर्मली आपको ना पहले दिन में कंट्री के बारे में आइडिया लग जाता है कि किस टाइप की इकोनॉमिकल सिचुएशन है कंट्री। देखो अफ्रीका में क्या सीन होता है, अफ्रीका महंगा है, लेकिन अफ्रीका का महंगा होना समझ में आता है क्योंकि भाई वहाँ पे जो अमीर हैं उनके पास दबा के पैसा है, लेकिन वहाँ पे जो बाकी लोग हैं उनके पास पैसा नहीं है। और लेबनान के अंदर तो पहले ये वाली प्रॉब्लम भी नहीं थी, जो यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन था वो ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी कंट्री बहुत महंगी लगी भाई मुझे। वैसे लेबनान अपनी नाइट लाइफ के लिए, अपने खाने के लिए अच्छा खासा जाना जाता है। मिडिल ईस्ट के अंदर या फिर मेडिटेरियन के अंदर वन ऑफ द बेस्ट क्यूजीन। और 2 दिन तो मुझे खाते हुए हो गए। और पहले भी मैं जब यूएई में जाता था, दुबई में जाता था, तो लेबनी रेस्टोरेंट के अंदर जाके खाना खाते था भाई। लेबनीज खाना, बिग थम्स अप। पार्टी मैंने जब तक सुना है अभी तक भाई वीकेंड आया नहीं है। मैं एक दिन कोशिश करूँगा कि यहाँ के पब वब में जाके थोड़ा पार्टी करके आऊँ। वीडियो तो मैं नहीं बनाऊँगा, लेकिन यहाँ के पार्टीज़ के बारे में अच्छा खासा सुना है। इक्वालिटी के बारे में भी लेबनान को थम्स अप, क्योंकि जो मैं अभी तक देख पा रहा हूँ सब लोग ओपन है इस मामले में। कोई आपको क्वेश्चन नहीं करेगा, आप कुछ भी पहनिए, आपकी मर्ज़ी है। और फैशन सेंस के मामले में भी लोगों के जो भाई टैटू वैटू बनवाना और वो सब, गाड़ियों के मामले में मतलब कि जो लग्जरी गाड़ियाँ हैं आपको नॉर्मली दिख जाएगी। ये देखिए भाई साहब रेंज रोवर लेके जा रहे हैं भाई, GMC की देनाली और वो सब नॉर्मल है यहाँ पे। और फिर साइड में ही आपको रोड के ऊपर ऐसा गंदा सा कचरा मिलेगा। ये वाली जो चीज़ है मुझे लेबनान की समझ नहीं आती है। ये देखिए इतनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग भी मिलेंगी और इन प्यारी बिल्डिंग्स के बीच में एक खंडर टाइप बिल्डिंग भी मिलेगी। जब से इस देश के अंदर इकोनॉमिक क्रंच आया है, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई हैं, तब से भाई यहाँ पे लाइट के ऊपर भी अच्छा खासा पंगा हो गया। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के कट यहाँ पे बहुत नॉर्मल से हो गए हैं। कल क्या हुआ, दोपहर के टाइम पे लाइट चली गई, 2-3 बार कट लगे और फिर बाहर से है ना तगड़ी सी आवाज़ से आने लग गई। लाइट तो आगे थी, फिर मैंने से ये क्या हो रहा है। फिर देखा कि भाई जनरेटर चला रखा है होटल वालों ने। मैं पूछ के भाई क्या पंगा है, तो उन्होंने बोला भाई जब से इकोनॉमिक क्रंच आ रखा है कंट्री के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी स्टेबल है नहीं, तो लगभग लोगों के पास आप जनरेटर देखोगे। यार ये थोड़ा यूनिक है, मतलब कि भाई लेबनान के बारे में ना पहले हमेशा अच्छी चीज़ें सुनी थी, कभी ये सुना नहीं था कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब अभी आके देख रहे हो ना तो सिचुएशन बहुत अलग मिलेगी आपको। ये देखिए भाई बड़े बड़े याट, और मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं। ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये यहाँ के माउंटेन्स हैं। सामने भाई मेडिटेरियन, ये मेडिटेरियन सी, और पीछे ये बड़े बड़े माउंटेन्स। यहाँ पे जो माउंटेन्स हैं बेरूत के थोड़ा सा आगे भाई, उन माउंटेन्स की हाइट लगभग 1400 मीटर तक पहुँच जाती है। तो सामने समंदर, पीछे भाई 1400 से 1500 मीटर के पहाड़। ये जगह भी इस मामले में बड़ी सुंदर से बना देती है बेरूत को। नॉट जस्ट बेरूत, पूरे लेबनान को आप टेरेन वाइज देखोगे ना, इनके पास अच्छे खासे पहाड़ हैं। कल्चरली भी इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है यार। मैं अभी यहाँ पे रोड क्रॉस करने वाला हूँ, लेकिन जो जेब्रा क्रॉसिंग वो कहीं पे दिख नहीं रही, लेकिन ऑफ कोर्स यही क्रॉसिंग है क्योंकि यहाँ पे लाइट टाइप लगा रखी है। थोड़ा डर भी लग रहा है भाई यहाँ पे रोड क्रॉस करने में। भाई अभी मैं यहाँ के डाउनटाउन में आ गया हूँ, और डाउनटाउन में आपको इस टाइप के एरिया मिलेंगे जिनके ऊपर हाईली यूरोप का इन्फ्लुएंस दिखेगा। ये देखिए उसी टाइप की बिल्डिंग्स, उसी टाइप का आर्किटेक्चर। पुराने टाइम में तो लेबनान ठीक था, लेकिन करंट में सिचुएशन समझने के लिए ना ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। इस टाइप वाले एरिया देख के आप मन मन में प्राइस को जस्टिफाई करोगे कि नहीं यार इट्स ओके, लेकिन फिर जब आप बाकी जगह जाओगे तब आपका माइंड कोप अप नहीं कर पाएगा कि यार ये वही देश है क्या, या फिर ये वही जगह है। भाई पहले मुझे लगा कि वो बंदी बैठी हुई है, बाद में देखा कि ये तो डमी है। यहाँ पे पूरी आपको एकदम जो हाईली यूरोपियन टाउन होती है ना उनकी वाइब आएगी। इवन फेंडी का शोरूम है यहाँ पे, ये फेंडी है, उधर बर्बरी का है। भाई इंटरेस्टिंगली यहाँ पे बेरूत के अंदर मुझे अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों की जो संख्या है ना वो ठीक ठाक दिख रही है। काफ़ी लोग अंग्रेज़ी आपस में बोल रहे हैं विद दैट अरेबिक एक्सेंट। सभी लोग यहाँ पे अरेबिक तो जानते हैं, इधर वो चाहे क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम्स हैं, तो अरेबिक इज़ देयर प्राइमरी लैंग्वेज। और अभी मैं यहाँ पे है ना बस का वेट कर रहा हूँ। बस पकड़ के मैं जाने वाला हूँ यहाँ के जो अर्मेनिया वाला एरिया है, मतलब कि यहाँ पे लेबनान के अंदर आपको जो क्रिश्चियंस मिलेंगे
उन क्रिश्चियंस के अंदर खास करके जो लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं वो ज़्यादातर अर्मेनिया से हैं। अर्मेनिया जब ओटोमन एम्पायर के अंडर आती थी, इवन लेबनान भी ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था एक टाइम पर, आई थिंक 1500 से लेके 1916 तक, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर टर्की हार गई थी। उसके बाद लेबनान एक कंट्री बना था, उससे पहले तो ओटोमन्स के अंडर ही था, टर्किश एम्पायर के अंडर। तो उस टाइम पर जब अर्मेनिया के अंदर जेनोसाइड हुई थी, काफ़ी जो वहाँ पे क्रिश्चियंस थे, अर्मेनियन क्रिश्चियंस, वो भाग के लेबनान के अंदर आ गए थे खुद की जान बचाने के लिए। तो लेबनान की भी भाई इस मामले में खास करके कम्युनल हार्मनी के बारे में यहाँ की जो एक इमेज है वो काफ़ी अच्छी है। जो यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी सेक्युलर हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं, प्रॉब्लम्स छोटी मोटी हर जगह हैं। अब कई लोग अपने इंडिया के जो सेक्युलर उसके बारे में बुराई कर देते हैं, लेकिन समहाउ अभी भी जो अपना सेकुलर स्ट्रक्चर है वो ठीक ठाक बचा हुआ है। इसमें भी यार ऊपर नीचे ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक जोन आती है, कभी लेफ्ट विंग ऊपर होती है, कभी राइट विंग ऊपर होती है, और ये है ना ग्राफ ऐसे चलता रहता है। बसेस तो नहीं आ रही थी तो मैंने अब टैक्सी ऑर्डर कर दी है। यहाँ पे बोल्ट काम करती है और यहाँ पे ऊबर भी काम करती है, लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर ऊबर काम नहीं कर रही थी तो मुझे बोल्ट यूज़ करनी पड़ी उस टाइम पर। भाई अभी मैं यहाँ के अर्मेनियन एरिया में आ चुका हूँ और अभी मैं टैक्सी लेके आया था, तो भाई टैक्सी वाले बंदे ने इतनी बातों में लगा लिया मुझे। पहले तो टैक्सी मैंने करी थी $3 में, लेकिन वो बंदा बोलता भाई देख हमारी कंट्री के बीच में है ना इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, ब्ला 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 करके बोलता कि यार आपको थोड़े एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे भाई, हम इस रेट में है ना काम नहीं कर सकते। तो मैं ठीक है भाई। फिर वो बंदा बातें करने लग गया। मतलब बातें करने का इतना फ़ायदा मिल जाता है आपको, एंड में जब मैंने $5 दिए ना, मुझे दुखे नहीं वो डॉलर। इवन दो जो बात हुई थी उससे ज़्यादा पे कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आपको बातें अच्छी करनी आती है ना, लोग आपको पैसे दे देंगे। मैंने दे दिए भाई, और बाद में समझ आ रहे भाई साहब। तो ये चीज़ है, आपको बातें अच्छी करनी आनी चाहिए भाई। वो बोलते हैं ना कि बोलने वाला तो कुछ भी बेच जाए और ना बोलने वाले से अच्छी चीज़ें ना बिकें। तो कम्युनिकेशन इज़ द की हर चीज़ में। और ये देख लीजिए भाई, ये अभी मैं यहाँ का जो अर्मेनियन एरिया है उसके अंदर आ चुका हूँ। इस एरिया के अंदर आपको जो ज़्यादा पॉपुलेशन मिलेगी वो अर्मेनियन लोगों की है। उनको अंग्रेज़ी भी आती है, उनको यहाँ पे अरेबिक भी आती है। इवन भाई लेबनान से डायरेक्ट येरेवान की एक फ़्लाइट भी चलती है, मिडल ईस्टर्न एयरवेज़। जो MEA है वो लेबनान का नेशनल कैरियर है, मिडल ईस्टर्न एयरवेज़। तो भाई और बहनों, मैं ना अभी अर्मेनियन एरिया में आ चुका हूँ और यहाँ पे मुझे एक भाई मिले हैं, सेर्ज। थैंक्स अ लॉट ब्रदर। Of course, man. Pleasure meeting you. अभी मैं भाई के साथ यहाँ पे शोरमा खाने आया हूँ। Is it like Armenian shawarma or is it like mix of Lebanese and stuff? Lebanese and with an Armenian spice to it, you know. So But Armenian it's people usually eat more Lebanese. spicier than Lebanese people? or- Usually yes, but not me. Ah. Yeah, I don't tolerate a lot of it, but yes, usually yes. Ah. I am one of the pussy Armenians. Sorry, I cannot say that word in YouTube. I forgot. Okay, I will cut it. Don't worry. So what kind of shawarma you have here? There's meat, chicken, and suju. Suzu is like Suju is like meat, but it's been processed. You know, they put spices and dried and sort of like basturma. You know basturma? nah. Basturma is Armenian. Suju is close to it. And It's a sort of meat. okay. Can you eat meat? तो भाई अभी हमने यहाँ पे लिया है चिकन शोरमा। वैसे यहाँ पे इनके पास 3 वैरायटी हैं। चिकन है, उधर फिर आपका बीफ शोरमा है, और उधर वो पता नहीं कौन से वाला वो मिक्स है, उसके अंदर सारी चीज़ें मिक्स कर रखी हैं। इन दिस एरिया वी कैन फाइंड पोर्क और इट्स नॉट अलाउड इन लेबनान? No, you can. वी कैन फाइंड पोर्क Yes, ऑल्सो? this is Christian area, Uh-huh. especially us Armenians. You know, we're the first Armenian Christian nation. So yeah, it's normally. But you, So- in the Muslim sector, which is like the north and The Dania. southern parts of Lebanon and the southern part of Beirut area, it's harder to find. Mostly. But in Lebanon we can find pork. Yeah, you It's can, easy. because there are like a lot of Christians as well, and Christians are. So it's like half population, half Muslims and half Christians, yeah, in Lebanon? Well, according to the data, the official data, the last time it was compiled, it was like in the 1930s, which is a very long time ago. So there is no census after that? No, so like it's been like 80 years, 90 years since there's been an official data count of like what's the percentages and stuff. If you're going off of percentages which is written on the books, it's like 54% Christian, And 45% Muslims, and like 2% other. There's Druze, because also in Lebanon, which is like Druze and Maronite? Maronites are Christians, but Druze is like a subsection of Muslims which are not related to them. They started out as Muslims, but then they got separated because they also believe in reincarnation like Hindus. Druze believe in reincarnation. So like there is a rebirth in Druze? Yes, in Druze. So they're not Muslims. It's
They originally started out as Muslims, but it's Do they like- believe in Prophet Muhammad or they don't? that much I don't know. Uh-huh. But I know there's like 2% Druze, 45% Muslims, and 50 like something percent Christians. Uh-huh. But this is the old data. Uh-huh. Right now, more accurate representation of the population in Lebanon, it's like 60% Muslims, 38%, 35% Christians? Christians, and 3% are the rest, like Druze and stuff. Ah. I'm making the eye. Yeah. Advertising your YouTube page, huh? Yeah, you're promoting me. I have to say my name Armenian, Snora Galatsoman. Shunora Garachun, even we don't say that word, Yeah. but you can say it. तो भाई मैं भाई को बता रहा था कि यार मैं अर्मेनिया में 2-3 बार जा चुका हूँ. By the way, you said you were Indian. Which part of India? I have from- an Indian friend. So I am from the North India, but right now I don't live there anymore. I am kind of live in Northeast India, which is closer to Burma and China. Ah, I get it. Yeah. I have my girlfriend has a friend. Actually, he's the son of a very famous Indian because his father is very rich. His family is very rich. तो भाई अभी जस्ट हमने शोरमा फिनिश किया है और से नो मैन सेरेज. Thanks a lot, brother. It was like You're welcome, man. I'm so happy to meet you. Same. भाई ये देखो ये वाला सीन जब मैं अर्मेनिया में भी था ना तब भी सेम ऐसा ही हुआ था. In Armenia I was traveling through hitchhiking. So I started from Iran and I went till Murmansk in Russia. It's like Yeah, top-notch city. I all did by hitchhiking, like just go on the road and take a lift. Nice. And in Armenia I had really had like amazing experiences. Yeah. The people are nice, yeah. That's Yeah, man. true. In Lebanon, we're nicer though, even though I am Armenian, you know. Yeah. Especially like everything is nicer in Lebanon. I'm Armenian, but I really love Lebanon. No man, you have like the food is good, the people are nice, like the multicultural of If there's a saying, if in Lebanon you have money, you are a king. yeah man. Because you can live very comfortably and you have everything. Like you can ski during winter. Yeah, you can have big mountains where you can ski. Yeah, you can ski in the same day and you can go to the beach in the same day. What's the name of that historical place? Baalbek? Baalbek. It's like 2.5 hours from here. It's a nice place to visit, yeah? Yeah, of course you should. It's like Roman Empire ruins. Temples, big, huge rocks, temples, yes. There's a lot of places you should go. You should go Jaita. Zahita. Jaita, it's like a cave system, but you can go underneath the cave and there's like a river inside the mountain. Ah. It's like rocks and caves and stuff where you go past by. It's very, very, very beautiful. It was nominated to be one of the 7 wonders of the world during the 20s. But it didn't get through, but yeah, it was voted to be one and it's very, very, very beautiful. Is it like that Turkish place like Cappadocia? No, Similar? Cappadocia is no. Cappadocia it's on top. Uh-huh. Not a lot inside. No. Like research Jaita, it's very different. Ah. It's very, very you feel like you're in like what was the film called Avatar, you know? Avatar. Oh, those kind of mountains. Not like that, but But you know, inside. you feel like you're in another planet. Like once What you- was the name again? Jaita. Zahita. Yeah, you should go there. You should also go to there's a fall. I don't know the name. I forgot. the name. When is the rainy season in Lebanon? Oh, it's late. Not now. It finished. Ah. Right now we're in summer, so then you have the autumn, and then you have like we're in July now. So July, August, September, October it starts. So like 4 months later, like during mid autumn it starts. Usually it will last till like late May, early April. So during winters you have rainy season. Yeah. Thanks a lot, brother. Walau. We say walau. Walau. Is it like a Lebanese thing or is it? No, Lebanese. It's an Arabic word. Walau. Walau means it's nothing. It doesn't mean like that, but It's like signals- similar to Wallah. Yeah, Wallah is like really. Walau is like come on, it's nothing. Stuff like that. I don't know how to. There's no English word for it. भाई सच में बड़ा मस्त है और खास करके यार but I have to say wherever Armenians it's an amazing thing. I was in Jordan and even Jordan have some Armenian population in Amman. Yeah. And I met there and you guys are small in population but you have that Yeah. you guys are everywhere. Because of the genocide. And I think those Armenian mafias Well, I have a funny story actually. So that you go to Frozen Cherry. Yeah, This maybe. Is the very famous Mano. Mano Bakery, yeah? Mano, no, it's the whole area. There's Mano Bakery, Mano for the shawarma and the Why don't sandwiches. like you want to eat There's let's have also- some dessert.
I'm full, man. There's also Mano Burger, the opposite side. This whole area. It's like a big thing. Mano, it's all Mano. Armenian? Yeah. Oh, okay. Thanks a lot, man. It was Pleasure so nice to meeting meet you, you, and thank you for everything. Of course, man. Pleasure meeting you. If you need So I have to enjoy the nightlife here. Of course, man. Lebanese nightlife is the best. Trust me. I don't like to party. My girlfriend loves to party, but I also am a photographer in weddings and stuff, so I have seen the way people party. Trust me. Like crazy. Crazy. Okay, I will do it, man. Pleasure Thanks a lot, meeting man. you, man. Nice to meet you. Bye bye. Bye, man. तो भाई ये थे सर्ज भाई, जिनसे बस मैंने एक बार पूछा था कि यार यहाँ पे अर्मेनियन एरिया कौन सा है। उसके बाद भाई के साथ मैंने कम से कम 1.5 से 2 घंटे बिताए। भाई ने मुझे शर्मा के लिए इनवाइट किया। उसके बाद बाकी हमने काफ़ी देर तक बातें की और बाकी सारी की सारी चीज़ें। हेलो ब्रदर, Hi. हाउ आर यू? I am fine. गुड Good. Mano. मानो या आई जस्ट हैड shawarma. ओके बाय बाय। तो भाई लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, और ख़ास करके जब आप अर्मेनियन एरिया में आओगे ना, तो लोगों की जो फ्रेंडशिपनेस है, अब मुझे नहीं पता कि इस वर्ड को क्या बोलेंगे, लेकिन वो एकदम क्रेजी है भाई। अर्मेनियंस के साथ मेरा हर जगह बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस रहा है। इवन इन अम्मान बोले तो जॉर्डन में भी मैं एक अर्मेनियन फैमिली से मिला था। इवन जब भी मैं अर्मेनिया जाता हूँ तब भी मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई सिर्फ लेबनान के अंदर अर्मेनियंस ही मस्त हैं, सारे के सारे कंट्री ही मस्त है, लेकिन बेचारों के पास प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। लेकिन फिर भी भाई ऐसा माना जाता है कि लेबनीज़ इस टाइप की पार्टी करते हैं कि भाई जैसे देयर इज़ नो टुमारो। आप ये देख लीजिए भाई, कंट्री के अंदर अभी इकोनॉमिकल इतनी गंदी हालत चल रही है, फिर भी लोगों के पास उस टाइप की गाड़ियाँ हैं। ये एक हिसाब से थोड़ा गंदा भी है, क्योंकि अभी लोगों के पास उतनी सेविंग्स नहीं है। लेकिन लेबनीज़ आर रियली गुड बिजनेसमैन ऑल्सो। तो जो लेबनीज़ डायस्पोरा है, अगर आप लेबनान की पॉपुलेशन देखोगे तो छोटी सी पॉपुलेशन के 5 मिलियन इनकी पॉपुलेशन है, 2 मिलियन के आसपास रेफ्यूजीज़ हैं, पैलेस्टीनियन, सीरियंस और बाकी जो आसपास के कंट्री हैं उनसे। लेकिन जो लेबनीज़ डायस्पोरा है वो आपको यूएई में भी काफ़ी मिलेगा, यूएसए में भी काफ़ी मिलेगा, पूरी दुनिया में अच्छा खासा मिलेगा, एंड विद अ लॉट ऑफ मनी। जैसे मैं बताया मैंने आपको, मैं अभी हूँ अर्मेनियन एरिया में। ये जो भाई सर्ज भाई थे, ये अर्मेनियन ही थे। इनकी फैमिली जब अर्मेनिया का पार्ट टर्की के अंडर आता था ड्यूरिंग ओटोमन टाइम, वहाँ पे जेनोसाइड हुई थी, तो उस कारण से वो वहाँ से छोड़ के उनके दादा इधर आ गए थे। इधर एक दुकान पे आ गया हूँ जहाँ पे जूस वूस पीने वाला हूँ मैं, और उसके बाद फिर जो यहाँ पे एक स्ट्रीट है जहाँ पे दबा के पार्टी होती है, उसकी तरफ निकलूँगा मैं। जो अपने सर्ज भाई थे वो मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं। बेसिकली मैं उनसे थोड़ी देर पहले ही मिला था एक दूसरे एरिया में, फिर उन्होंने बोला कि चलो यार शोरमा खाने चलते हैं, तो उनकी गाड़ी में बैठ के फिर मैं इधर आया था। तो उनके साथ काफ़ी देर बातें हुई और उनके साथ खाना पीना खाया, और फिर अब वो अपने मंजिल की तरफ निकल गए। उन्होंने मुझे लेबनान के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई कि यार देखो, अगर आपको पार्टी का शौक है, अगर इस टाइप की चीज़ें करने का शौक है, तो लेबनान इज़ द बेस्ट। पहले मुझे लगा कि यार हर कोई अब बंदा अपनी कंट्री की तारीफ़ करता है, लेकिन मैंने उनके सामने भी देखा, और फिर इनके जाने के बाद भी मैंने एक बार नेट पे सर्च किया कि यार बेस्ट पार्टी प्लेसेस। तो जब थोड़ा बहुत चैट जीपीटी और गूगल को दौड़ाया ना, तो पता चला भाई सच में इसी टाइप का सीन है भाई। पार्टी वाला सीन सच में आपको लेबनान के अंदर नेक्स्ट लेवल मिलेगा। एक चीज़ और देखी है मैंने, मतलब कि मेरा है ना भी क्राइटेरिया सा बन गया है। आई थिंक आप लोग भी इससे एग्री करोगे, कई लोग एग्री नहीं करोगे। अगर किसी भी कंट्री के अंदर आपको देखना है कि वो रिलीजियसली कितने ओपन है, तो आप उनके अंदर ये देखना कि उस कंट्री में एथिस्ट की पॉपुलेशन कितनी है। क्योंकि जितने भी रिलीजियस लोग होते हैं ना, उनको किसी भी बंदे से इतनी दिक्कत नहीं होती है जितनी एथिस्ट बंदों से होती हैं। तो अगर किसी कंट्री के अंदर एथिस्ट बंदों की पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी ओपन है लोगों की सोच को लेके। और लेबनान के अंदर आपको सच में इस टाइप के लोग मिल जाएंगे इन बोथ, मतलब कि इस टाइप के बंदे क्रिश्चियनिटी में भी एग्जिस्ट करते हैं और इस टाइप के बंदे इस्लाम में भी एग्जिस्ट करते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। काफ़ी मस्त है भाई। महंगाई वाला सीन बता रहा था ना मैं आपको। अभी जैसे मैंने ऑरेंज जूस पिया था, इस ऑरेंज जूस के मेरे लग गए 3 लाख लेबनीज़ लीरा। लेबनीज़ लीरा होती है, पौंड नहीं होता, मैं गलती कर रहा था, मैं लेबनीज़ पौंड बोल रहा था बार बार। तो 3 लाख लेबनीज़ लीरा हो गए। $1 = 90,000। तो लगभग मान लीजिए आप $4.5 के आसपास मेरा एक जूस का गिलास पड़ा। इतना महंगा नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली जो यहाँ पे अभी चीज़ें चल रही हैं, जिस हिसाब से यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है और यहाँ पे जिस हिसाब से लोगों को सैलरी मिल रही है, वो सारी चीज़ें, उसके हिसाब से थोड़ा एक्सपेंसिव है। और यही वाला चीज़ मुझे लेबनान के अंदर समझ नहीं आ रही। इकोनॉमी इतनी गंदी परफॉर्म करने के बाद भी प्राइसेस हैं वो स्टेबल क्यों नहीं है अभी तक। ड्राइविंग और इन चीज़ों के मामले में भाई एकदम लोग कहीं से भी कुछ भी ड्राइव करते हैं, ना कोई रूल फॉलो करते हैं, एकदम अपने इंडिया की तरह फुल लाउड म्यूज़िक चलाएंगे। लग्जरी गाड़ियाँ आपको जगह जगह दिख जाएंगी, हेलमेट वेलमेट का कोई सीन नहीं है। और अभी मैं क्रिश्चियन एरिया को छोड़ के जो
दूसरे वाला एरिया है उस तरफ जा रहा हूँ। ये अभी अर्मेनियन एरिया था और अभी एक कैनाल है। ये देखिए यहाँ के नाइट लाइफ के सीन। ऊपर कुछ क्लब्स हैं जिनके ऊपर से वो जो फ्लैश लाइट नहीं होती है जो अपन आसमान में मारते हैं वो निकल के आ रही हैं। ये वाला एरिया रह गया अर्मेनियंस लोगों का, और इस साइड जो बेसिक अपने लेबनान में पहले से एग्जिस्ट करते थे उनका। अभी जो अर्मेनियंस है ना वो भी लेबनान के कल्चर का एकदम कोर हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन अर्मेनियन क्रिश्चियंस हैं वो यहाँ पे पहले से एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्रीज है। ये देखिए जैसे यहाँ पे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अ स्टैचू ऑफ मैरी, मदर ऑफ जीसस। प्लीज़ करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ तो। आई थिंक है ना यहाँ पे जो मुझे समझ आ रहा है गेटोज़ बने हुए हैं। गेटो बोले तो स्पेसिफिक एरिया बने हुए हैं, जैसे अर्मेनियंस के अलग एरिया हैं, यहाँ के जो पुराने वाले क्रिश्चियंस हैं जो लेबनीज़ क्रिश्चियंस हैं उनका अलग एरिया है, शिया लोगों का अलग एरिया है एंड सुन्नीस का अलग एरिया है। अगर आप थोड़े क्रिश्चियन एरिया में जाएंगे तो आपको ड्रेसिंग थोड़ी मॉडरेट मिलेगी। जो फीमेल हैं वो आपको बुरखे में नहीं दिखेंगी, एकदम ओपन है अलग अलग कपड़े पहनने के लिए। आप थोड़े से इस्लामिक एरिया में जाएंगे तो जो फीमेल क्लोथिंग है वो आपको थोड़ी कंजर्वेटिव मिलेगी। तो इस बात से ना आपको आइडिया लग सकता है। लेकिन जो लैंग्वेज है वो ज़्यादातर अर्मेनियंस के बीच में तो अर्मेनियन ही चलती है और बाकियों के बीच आपको अरेबिक मिलेगी। उसमें ये मैटर नहीं करता कि आप मुस्लिम हो या क्रिश्चियंस, एवरीवन स्पीक्स अरेबिक। ये देखिए भाई ये यहाँ के एक नॉर्मल नाइट लाइफ की वीडियो है, कोई ऐसी हाई फाई स्ट्रीट की भी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इस टाइप के जो पब हैं, इस टाइप के जो बार हैं आपको बेरूत के अंदर लगभग जगह पर मिल जाएंगे। और एक टिपिकल स्ट्रीट है वो थोड़ी आगे पड़ती है, वहाँ पे तो ये हद से ज़्यादा है। तो नाइट लाइफ का जो नशा है, नाइट लाइफ का जो जुनून है यहाँ के लोगों के अंदर वो कुछ ज़्यादा ही है। आई थिंक इसीलिए बेरूत की जो नाइट लाइफ है वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है दुनिया के अंदर। टारगेट शॉट, अलग अलग पब्स बने हुए हैं। ये देखिए उधर जैसे सामने आप देख रहे हो उधर जीसस एंड जो मैरी है उनका स्टैचू है। ये देखिए जैसे सामने क्रॉस बना हुआ है। तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है उनमें क्रिश्चियनिटी की इन्फ्लुएंस आपको ज़्यादा मिलेगी। और कल जिन एरिया में मैं विज़िट करने वाला हूँ उनके अंदर आपको इस्लामिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा मिलेगी। जैसे देखिए लगभग घरों के बाहर है ना क्रॉस बने हुए हैं। अब इसका अंदाज़ा यही हो सकता है कि भाई घर के अंदर जो लोग रहते हैं दे आर क्रिश्चियंस। मे बी आई थिंक जब सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हुई थी तब आइडेंटिफाई करने के लिए भी हो सकता है और बाकी रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग है ना आपको इस टाइप में क्रॉस दिखेंगे। और कल मैं कोशिश करने वाला हूँ कि यहाँ का जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है उसके अंदर पे जाके विजिट करूँ और आप लोगों को दिखाऊं कि भाई वहाँ पे सिचुएशन कैसी है और वहाँ पे चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। भाई वापस से अपने एयरबीएनबी के अंदर आ चुका हूँ और आज का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ना लेबनान के अंदर, बेरूत के अंदर, द कैपिटल ऑफ लेबनान, थोड़ा अलग सा है। मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं कि भाई जो मैं सुन रहा हूँ और जो मैं देख रहा हूँ उसके बीच में ना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसी कारण से कल मैं यहाँ के जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया हैं उनके अंदर विज़िट करूँगा और उनके अंदर का माहौल चेक करूँगा कि वहाँ पे चीज़ें किस तरीके की हैं, कि भाई क्या सच में कंट्री के अंदर जितना डर का माहौल सुना है मैंने वैसा है या फिर पूरी जगह के अंदर ही एकदम चिलपिल है। आज मैं ज़्यादातर क्रिश्चियन मेजोरिटी वाले एरिया में गया था और ज़्यादातर जहाँ पर आपको डाउनटाउन एरिया मिलेंगे, जैसे जो थोड़ी पोर्ट्स टाइप का इलाका है। इट डजेंट मैटर वहाँ पे क्रिश्चियन रहते हैं, मुस्लिम्स रहते हैं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो एक जो दिमाग में चीज़ें भरी पड़ी हैं मीडिया के द्वारा या फिर बाकी चीज़ों के द्वारा, उसको कल मैं डिबंक करने वाला हूँ। कल मैं एक ऐसे एरिया में जाने वाला हूँ जहाँ पे बोला जाता है कि जो हिजबुल्लाह है उसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था पुराने टाइम में। अब तो हिजबुल्लाह बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। लेकिन कोई भी चीज़ कभी भी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं होती है, ये मेरा मानना है। तो कल मैं वहाँ पे जाके चेक करूँगा, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब तक जो मेरे एक्सपीरियंस है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, दैट्स अ वेरी सेकेंडरी थिंग है। मुझे लेबनान के अंदर काफ़ी सही लग रहा है, माहौल भी अच्छा लग रहा है, खाना भी अच्छा लग रहा है और लोग भी बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो टिल नाउ अ बिग थम्स अप फॉर लेबनान। मैं कोई शुगर कोट नहीं करने वाला हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंस होंगे मैं आप लोगों के सामने शो करूँगा। और ख़ास करके मैं उस टाइप के एक्सपीरियंस से बचता हूँ शो करने के लिए जिसके कारण हेट प्रोपगेट हो। भाई मैं ना किसी कम्युनिटी के, ना किसी रिलीजन के, ना किसी कास्ट, मैं किसी के लिए हेट प्रोपगेट करने वाला नहीं हूँ यार। दुनिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हेट भरी हुई है, तो मैं अगर हेट प्रोपगेट करूँगा तो यार फिर वो अच्छी बात नहीं है। बस मैं आपको रियलिटी दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर जहाँ पे लगा कि किसी बंदे के प्रति भी अगर थोड़ी सी हेट हो रही है और जहाँ पे मेरा जो पर्सपेक्टिव हो ज़्यादा डाल रहा हूँ, उससे बचने का ट्राई करूँगा। बस मैं यही कोशिश करता हूँ भाई। बाकी यार कई बार कुछ भी हो, जो खुद की थिंकिंग है वो हम दिखाए बिना नहीं रहते, तो वो चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो ही जाती हैं। आप लोग भी इतने समझदार हो कि उस बात को आइडेंटिफाई कर पाओ। और नाइट लाइफ जो मैंने अभी तक देखी थी काफ़ी सही थी। एंड इवन अभी जिस एयरबीएनबी में मैं रुका हुआ हूँ, यहाँ पे एक फ्रेंच लेडी और हैं जो रुकी हुई हैं, उनसे मैंने अभी कम से कम 10-15 मिनट बातें की थी, वो भी बता रही थी यार मस्त है,
बेरूत इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन नाइट लाइफ। लेकिन अगर आप थोड़ी ऊपर जाओगे, त्रिपोली की तरफ जाओगे, त्रिपोली इज़ लाइक सेकंड बिगेस्ट सिटी। लीबिया कंट्री की कैपिटल भी त्रिपोली है और यहाँ के सेकंड बिगेस्ट सिटी ऑफ लेबनान भी त्रिपोली है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो जब मैं त्रिपोली जाऊँगा, उसको बोलते हैं थोड़ी कंजर्वेटिव है, वहाँ पर जाके देखते हैं कि कैसा माहौल रहेगा कैसा नहीं।